हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो 17वीं बीपीएससी का करंट अफेयर का जो सीरीज मेरा चल रहा है उसमें अगला जो हमारा क्लास है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और यह क्लास से पहले मैं आप लोगों को छठ पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि छठ पूजा जो बिहार की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसमें एक महत्वपूर्ण इसका एक भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देते हैं। जब एक ब्रुकलिन कमीशन पढ़े होंगे आप, 1987 में जो बना था, उसमें सतत पर्यावरण सतत विकास की बात किया गया था ना। तो उसमें प्राकृतिक संरक्षण का भी बात किया गया था, जो प्राकृतिक संसाधन उसके संरक्षण का। और हमारा जो तीज त्यौहार है, भारतीय जीवन दर्शन है, उसमें पहले से ही ऐसा संदेश नहीं था। तो छठ पूजा भी उसी का एक रूप है, जिसके माध्यम से हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसके संरक्षण की बात करते हैं, नदी की पूजा की बात करते हैं, सूर्य की पूजा की बात करते हैं, ताकि पर्यावरण के प्रत्येक जो इकाई है उसकी महत्व का संदेश हम लोगों को देते हैं। चलिए बिहार के करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस खो खो खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो एक बिहार के खो खो खिलाड़ी है जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो उनका नाम है नसरीन शेख। नसरीन शेख खो खो खिलाड़ी है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, नसरीन शेख खो खो खिलाड़ी है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। और यह किस जिला से है? तो अररिया जिला से है। तो याद रखिएगा, अररिया जिला से है और नसरीन शेख इनका नाम है। तो यहाँ हमारा जो स्टैटिक्स है उसको देख लेते हैं। स्टैटिक्स हो जाता है अर्जुन अवार्ड। तो देख रहे हैं कि अर्जुन अवार्ड का मतलब है कि देखते हैं कि बेहतर खिलाड़ी को दिया जाता है, बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, बेहतर खिलाड़ी को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड 1961 से में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था, जब जैसे कि अब जो है भारत रत्न पुरस्कार है, जो खेल रत्न है, तो उसको अब विभिन्न क्षेत्रों में भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देखते हैं कि भारत रत्न में भी अब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो खेल से जुड़े हुए लोग भी दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्योंकि उसका जो पहले था कि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही दिया जाता था भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन बाद में चल के उसमें सभी क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया है जो मानवता के विकास के लिए, बेहतर स्तर पर भारत की उन्नति के लिए काम करते हैं, और उनका योगदान जो उत्कृष्ट स्तर का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड जो 1961 से दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को 4 वर्ष की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अगर 4 वर्ष तक कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसको हम अर्जुन अवार्ड देते हैं। तो बेहतर खिलाड़ी को दिया जाता है। याद रखिएगा, ये किसको दिया जाता है? बेहतर खिलाड़ी को दिया जाता है जो निरंतर 4 वर्ष की अवधि में बेहतर प्रदर्शन किए। अर्जुन अवार्ड में क्या होता है कि एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वप्रथम 1961 में फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया। तो पहला अर्जुन अवार्ड पीके बनर्जी को 1961 में दिया गया था। 1961 से ही अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। एक पुरस्कार और है जो देख लेते हैं, खेल में से जुड़ा हुआ द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जैसा कि जानते हैं कि द्रोणाचार्य अर्जुन जो महाभारत का हमारा पात्र है, तो द्रोणाचार्य जो है उनके गुरु है। तो द्रोणाचार्य को पुरस्कार जो है प्रशिक्षकों और कोच को दिया जाता है। जैसा कि आप जानें, इनके नाम से ही पता लगता है कि द्रोणाचार्य महाभारत काल में अर्जुन के गुरु थे, यानी कि प्रशिक्षण प्रदान किए थे उसको, तो विभिन्न विधाओं में और खास करके तीरंदाजी में। तो उसी प्रकार से अभी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो प्रशिक्षकों और कोच को दिया जाता है, और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो शिक्षकों को दिया जाता है या फिर प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 1985 से इसको दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य का विजेता होता है उसको एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नवगत पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में हाल ही में उपलब्धियों तथा आजीवन योगदान दोनों के लिए दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, यह पूरा अभी अगर कोई बेहतर, अभी हाल फिलहाल में कोई किसी के बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर प्रशिक्षण के लिए दिया जा सकता है, या फिर उसके पूरे जीवन काल में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि जनवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया। इस डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है नीतीश नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। तो उस डिवाइस का पूरा नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ स्टैटिक्स इसका देख लेते हैं। पूरे डिवाइस का नाम है नोवेल एंड इंटेंस टेक्निकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स। तो ये ह्यूमन लाइफ्स की रक्षा के लिए यह लाया गया। और इसको देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म पता है, कौन जारी किया, ये भी जान जाइए कि इसको जारी कौन किया है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इस डिवाइस को लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। इस डिवाइस को पटना आईआईटी जो पटना है उसके सहयोग से निर्मित किया गया है। तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वह आईआईटी पटना के सहयोग से नीतीश नामक डिवाइस को विकास किया है। क्योंकि इस डिवाइस का मुख्य काम क्या है कि आंधी तूफान, जो बाढ़ आता है या फिर जो आकाशीय बिजली होता है,
जिसको ठनका भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से देखते हैं कि बिहार में प्रत्येक साल बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसी से बचाव के लिए नीतीश नामक डिवाइस लाया गया है, जिसमें आधे घंटे पूर्व जो है इसकी सूचना अलर्ट कर देगा उपयोगकर्ताओं को जो इसका उपयोग करेगा। यह वाटर प्रूफ बनाया गया है, ताकि जैसे कि जानते हैं कि ये एक जो एक डिवाइस होगा जो गला में भी लगाया जा सकता है, घंटी के में घंटी टाइप का होगा, मतलब इतना छोटा सा एक डिवाइस होगा जिसको गला में भी पहना जा सकता है, जो आकाशीय बिजली गिरने के दौरान उसके पूर्व आधा घंटा पूर्व ही उसको अलर्ट कर देगा जो उपयोगकर्ता को। तो नीतीश का अब देख लेते हैं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आपदा है उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था और उसी के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना और उसी माध्यम से जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण किया गया। तो देख लेते हैं, पहले ऊपर से देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो अध्यक्षता होता है यह कौन करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और आपदा प्रबंधन के लिए सिर्फ वैधानिक निकाय, चूंकि वैधानिक निकाय इसलिए हो गया ना क्योंकि इसको एक्ट से बनाया गया है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी होते हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2 अध्यक्ष होते हैं, डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और उसके सह अध्यक्ष जो होते हैं स्थानीय निकाय के चुन के जो लोग आते हैं, जो स्थानीय निकाय से जैसे जिला अध्यक्ष हो गया तो वो उनके सह अध्यक्ष होते हैं। इसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से ही प्रत्येक राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह भी हो जाता है कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 में आई थी। तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब आई थी, 2009 में आई थी। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि जो आपदा प्रबंधन है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, एक फ्रेमवर्क भी है, सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान में हुआ था, वो आपदा से जुड़ा हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि आपदा से जुड़ा हुआ कौन है, सेंडाई फ्रेमवर्क है, वो भी आपदा से जुड़ा हुआ है। तो बिहार राज्य आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसके बारे में जान जाते हैं। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 6 नवंबर 2007 को हुआ था। 6 नवंबर 2007 को हुआ था। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 6 नवंबर 2007 को हुआ था और 21 एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 का जो एक्ट है उसी के माध्यम से भी इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के कार्यक्रम का आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन कौन किया था, जो एक्सपो हुआ उसका आयोजन हुआ था कौन किया था, विश्व संसाधन जो संस्थान है और भारत और बिहार राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा किया गया था। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि जो बिहार परिवहन विभाग है उनके द्वारा यह जो है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन किया गया था जो पटना में हुआ था। तो बिहार परिवहन विभाग, लेकिन सहयोग किस लिए, तो विश्व संसाधन संस्थान है और भारत और राज्य बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, चाहे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना भी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के माध्यम से हुआ है। तो याद रखिएगा इसकी भी स्थापना किससे हुआ है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के माध्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं। जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वो कैवी बार था, 9वीं बार था। नीतीश कुमार जी जनवरी 2024 को जो है शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के रूप में, 9वीं बार शपथ लिए थे, 9वीं बार शपथ था उनका। चलिए आगे देख लेते हैं। जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस बालक को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, मोहम्मद हुसैन जी को। मोहम्मद हुसैन जी को यह पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला, तो याद रखिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ हमारा स्टैटिक्स हो जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है, इस बारे में जान जाते हैं। तो यह प्रत्येक वर्ष बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश, उत्साह के लिए दिया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष बच्चों को दिया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला, संस्कृति, खेल, बहादुरी के लिए बच्चों को असाधारण उपलब्धियों की मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए इनको दिया गया है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विजेताओं को एक पदक, 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जो भी विजेता उनको एक पदक, 1 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विजेताओं का चयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। तो यह याद रखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो विजेता होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के, उस विजेताओं का चयन जो होता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च समिति के द्वारा होता है। बस इतना याद रखना है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति जी है उनके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार।
अर्हता देख लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो एक बच्चा जो भारत का नागरिक हो और भारत का निवासी हो, यानी कि यह विदेशियों के लिए नहीं है, यह विदेशी लोगों के लिए नहीं है, भारत के नागरिक बच्चे, उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो भारत के नागरिक होंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। और वह 5 से 18 वर्ष आयु के बीच में हो, 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में होगा, उन्हीं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त होगा। तो यह याद हो गया इनका जो हमारा स्टैटिक्स था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यह भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रथम तो भारत रत्न पुरस्कार हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार हो गया। थोड़ा बिंदुश्री पाठक के बारे में जान जाते हैं। बिंदुश्री पाठक जो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। आप जहाँ भी जाते हैं शौचालय देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सुलभ इंटरनेशनल लिखा होता है। तो स्वच्छता कार्यक्रम जो पूरे भारत में है और उसके ई प्रणेता रहे 1960-70 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल के जो है स्थापना किए थे। और इनका घर मुख्यतः वैशाली जिले बिहार के हाजीपुर में है। तो वैशाली जिला है जिसके हाजीपुर शहर में इनका जन्म हुआ था और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। और इसीलिए बिंदुश्री पाठक जी को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस एग्जाम के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के शांति देवी पासवान, शिव पासवान को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है शांति देवी पासवान जी है और शिवम पासवान जी है, इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। और यह मधुबनी पेंटिंग में गोदाना शैली से जुड़े हुए थे। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, जैसे कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक पेंटिंग है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन महाभारत काल से भी माना जाता है इसकी उत्पत्ति, और इसको जीआई टैग प्राप्त है। तो यह याद रखिएगा कि इसको मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ कि एक यहाँ देख लेते हैं, स्टैटिक्स देख लेते हैं थोड़ा, कि बारम्बार जो है हमारे पास जो एक सवाल आ रहा है घूम के पद्म श्री पुरस्कार के बारे में हमारे पास आ रहा है कि इस साल पद्म श्री पुरस्कार के बारे में। तो सीधे हम पद्म अवार्ड के बारे में जान जाते हैं कि पद्म अवार्ड जो है, तो ये स्टैटिक्स हो गया क्योंकि प्रत्येक साल दिया जाता है। तो यह भी सवाल कभी कभी होता है कि आईएएस देने जाएंगे तो वो किसको दिया गया ये नहीं पूछता है, सीधे पद्म अवार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है। पद्म अवार्ड से कुछ विशेष चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो हम पद्म अवार्ड के बारे में जान जाते हैं। तो पद्म अवार्ड जो है पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। तो जो पद्म अवार्ड है इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है और गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। वर्ष 1954 में स्थापित किया गया यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। तो भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें भारत रत्न तो सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर यह अवार्ड आता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। तो आगे हम श्रेणी को देख लेंगे। और यह सार्वजनिक सेवा के तत्व वाले विभिन्न विषयों में दिया जाता है। इसका विषय सुनिश्चित नहीं है, बस इससे पता यह लगना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो कार्य प्रणाली है, चाहे जो उसका योगदान है, उस सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया गया है उनके द्वारा, उसी के लिए दिया जाता है। अब देखेंगे कि जो पद्म अवार्ड है 3 श्रेणियों में, एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो इनका क्रम यही है, पहले सबसे पहले जो नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न नागरिक सम्मान है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री है। तो पद्म विभूषण जो है असाधारण एवं विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार पद्म भूषण देखेंगे तो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए जाता है और पद्म श्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो चलिए ये 3 याद रखिएगा कि इसका 3 श्रेणी है। पद्म अवार्ड 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पात्रता सभी नागरिक इनके इस पुरस्कार प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि सभी व्यक्ति को इस पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी कि भारत के नागरिक को भी और विदेशी लोगों को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अब पुरस्कार देने से पहले एक समिति बनती है और इस समिति जो होता है एक सर्च समिति होता है, उसका गठन कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जी उसका गठन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उसका गठन होता है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति है वह पद्म अवार्ड को देते हैं। तो आपसे अगर पूछ देगा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो क्रम है किस प्रकार है, तो भारत में नागरिक सम्मान जो है उसका क्रम हो गया, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार, उसके के बाद दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। क्योंकि यह एक सवाल आया, मैं जब यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम दिया था तो असिस्टेंट कमांडेंट में यह एक सवाल आया था कि तीनों का क्रम बताइए, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, कि जो बढ़ते हुए या फिर घटते हुए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो यहाँ भी सवाल इस तरीका के आ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2024 को बिहार का ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस स्टार्टअप की संस्थापक कौन है? तो आस्था सिंह है, आस्था सिंह। इनका नाम जो है आस्था सिंह
दिया गया है। क्या नाम है इनका? आस्था सिंह नाम है। तो यह एक आस्था सिंह इनका नाम है और ये इनको बेस्ट महिला नेतृत्व वाला जो अवार्ड प्रदान हुआ है, इनको आस्था सिंह जी को बेस्ट महिला अवार्ड प्रदान दिया गया है। तो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। जो अब जैसे कि स्टार्टअप क्या है कि स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं कि स्टार्टअप जो होता है नया कंपनी होता है जो अपनी शुरुआती चरण में होता है। तो आप इसके बारे में मैं पहले की जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं स्टार्टअप के बारे में कि क्या है स्टार्टअप कंपनी किसको बोलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले लोगों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है पूरे देश में? तो पूरे देश में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार टोटल जो है गरीबी दूर किया है तो 3.77 है, 3,77,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है बिहार। तो यह जो प्रश्न है, नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी की थी हाल में, जो है 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी की थी और उसका नाम था बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा रिपोर्ट थी। तो 2005-06 से लेके भारत में बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा रिपोर्ट जारी की है। तो उसी रिपोर्ट में इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4-5 का जो है आंकड़ों का प्रयोग किया गया था और इस गरीबी जो बहुआयामी गरीबी से जो इस रिपोर्ट था उसमें यह बताया गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी जो था वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। तो यह बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट पर परिचर्चा जो है किसका था? नीति आयोग का था। और यह रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल यह नहीं कि बिहार कितना गरीबी से बाहर निकाला लोगों को, बल्कि इससे आगे के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि इस रिपोर्ट के बारे में आपका अध्ययन हो। मेंस में भी जब आपसे गरीबी पर प्रश्न आए, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जो होता है मेंस का मुख्य चैप्टर है, तो वहाँ से सवाल आते हैं तो आप इस आंकड़ा का उपयोग करेंगे। गरीबी दूर करने के मामले में बिहार सरकार, भारत सरकार का क्या योगदान रहा है, तो आपको इस डेटा का रखना है, याद रखना है। तो यह जो डेटा है, ये बताया कि 13-14 में जहां भारत में गरीबी 29.17% था, वह घटकर के 2022-23 में 11.28% हो गया, प्रतिशत हो गया है। इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग, यानी 24,82,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है भारत के द्वारा। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी के द्वारा सम्मिलित रूप से 24.82 करोड़ यानी कि 24,42,00,000 लोगों को, इस 82,00,000 लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। राज्य स्तर पर देखिए तो सर्वाधिक जो है यूपी में 5,40,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार आता है जहां 3,77,00,000 लोगों को गरीबी से निकाला गया, जबकि तीसरे स्थान पर एमपी आता है जहां 2,30,00,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। तो यह रिपोर्ट था, नीति आयोग का रिपोर्ट था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है कौन जारी करता है, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। क्या है कि आप मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो दो तरह मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है दो जारी होता है पूरी दुनिया में। आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए दो महत्वपूर्ण है, एक तो कि वैश्विक है कि वर्ल्ड लेवल पर जो है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, और एक नेशनल लेवल पर भी जारी होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसी सूचकांक के आधार पर भारत सरकार ने भी जो है इस तरीके के जो नीति आयोग है उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो राष्ट्रीय देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जो वैश्विक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसी को आधार बनाया जाता है, लेकिन इसके एक दो नए आयाम को भी शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों पर समान भार है, मतलब 1.3 जो है तीनों को समान भार दिया गया है। इन तीनों आयाम में कुल 12 लक्ष्य को शामिल किया गया। यहाँ कुल कितने लक्ष्य है? 12 लक्ष्य है, जबकि वहाँ कुल कितने लक्ष्य थे? 2 लक्ष्य थे। वहाँ कुल कितने लक्ष्य थे? 2 लक्ष्य से। यहाँ देखेंगे कि जो अलग लक्ष्य है, एक तो मातृ स्वास्थ्य को नया शामिल किया गया है, जो वर्ल्ड मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उससे दो भिन्न आयाम है, एक है मातृ स्वास्थ्य को लेके और एक है बैंक खाता को लेके। तो देखें कि यहाँ तीनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं एक बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक है, तो उसको जानते हैं कि यूएनडीपी जारी करता है और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा ओपीएचआई के द्वारा 2010 से शुरू किया गया था। यह सूचकांक भी 3 आयाम पर आधारित है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, जिसके 10 संकेतकों को मापता है। तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ 12 है, यहाँ 10 है, तो 2 प्लस जोड़ा गया है। राष्ट्रीय वाला में 2 यह जोड़ा गया, एक तो बैंक खाता और दूसरा महिला स्वास्थ्य को लेकर के। तो चलिए यह था, आप देख लेंगे इसको। आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2024 को बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन
अध्ययन करने का निर्णय लिया। तो मुजफ्फरपुर और गया में तो वायु पॉल्यूशन को लेकर बिहार और देश में काफ़ी जो है अग्रतर नीति अपनाई जा रही, ताकि जो वायु पॉल्यूशन है इससे रोका जा सके, क्योंकि प्रत्येक साल वायु पॉल्यूशन से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अभी देखें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आया था 2023 का, जो रिपोर्ट था वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जो IQ एयर का आया था, उसमें देखेंगे कि बेगूसराय को सर्वाधिक जो है प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। दुनिया में बेगूसराय को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया था। तो इसलिए बिहार सरकार भी इसमें अग्रतर कदम उठा रही है और वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन का निर्णय लिया। तो मुजफ्फरपुर गया में इस तरीका के केंद्र का स्थापना किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकुली पेंटिंग के भीष्म पितामह माना जाने वाला अशोक कुमार विश्वास को कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो पद्मश्री। तो अशोक कुमार विश्वास जी है, ये टिकुली कला से जुड़े हुए, तो टिकुली पेंटिंग से जुड़े हुए इनको अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये बिहार के भीष्म पितामह है टिकुली पेंटिंग का। तो टिकुली पेंटिंग बेसिकली हम जानते हैं कि बिहार में ज़्यादातर, मतलब बिहार में पूरे और ज़्यादातर भारत में टिकुली जो बिंदी होता है उसी को टिकुली बोलते हैं। जो महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती है या फिर बिंदी का इस्तेमाल करती है, फिर लड़कियां बिंदी लगाती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ यह टिकुली पेंटिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार की बिंदी बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न धातु का उपयोग होता है। सोना चांदी से लेकर प्लास्टिक तक के विभिन्न धातु का भी उपयोग होता है, जिसकी बिंदी मिलता है और उसी में पेंटिंग किया जाता है, उसमें कलाकारी किया जाता है। उसी को टिकुली पेंटिंग कहते हैं और इसका केंद्र पटना है। टिकुली पेंटिंग का जो है केंद्र कहाँ है? पटना है। और इस पेंटिंग के भीष्म पितामह किसको माना जाता था? तो अशोक कुमार विश्वास को, जिनको पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया। तो याद रखिएगा, टिकुली पेंटिंग का जो केंद्र है वो पटना है। पटना में ही टिकुली पेंटिंग और टिकुली का ज़्यादा निर्माण होता है और उसके बाद पूरे बिहार में और देश में भी इसका बेचा जाता है। देश में व्यापारी भी इसको बेचते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2026 को जनवरी 2024 है, वहाँ 24 देख लीजिएगा, को किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक मेडीवाइजर कंपनी है, उन्हीं को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप कंपनी घोषित किया गया है। तो स्टार्टअप किसको कहते हैं, इसके लिए हमने पूर्व के जो भी हमारा एपिसोड है या फिर क्लासेस सीरीज़ है उसमें हमने इसका जो है बेहद चर्चा किया है कि स्टार्टअप क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यह हमारा आज का करंट अफेयर था। तो थैंक यू दोस्तों आज के करंट अफेयर के लिए। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।